बैठे भाई, जल्दी बैठे फटाफट। हम लोगों ने पिछली क्लास में, अरे ये टॉपिक हटा देना, ये टॉपिक हटा देना, ये टॉपिक नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, इसे हटा दो, मैं लिख दूंगा। इसे रिमूव कर दो। आवाज बंद करे। अरे बातचीत बंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने कलर ही चल रहा था और कपन क्वेश्चंस कर रहे थे, कलर के, कलर करा दिया था। एक दो चीजें छोटे मोटे और हैं कलर के बारे में, बता देते हैं। जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखें हम लोग, एक बात बताइए। अरे आवाज बंद करो, बातचीत नहीं। आवाज बंद करें बेटा, बातचीत नहीं। ये दो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स का जो कलर है, एक का कलर जो है ब्लू है, एक का रेड है। हाँ, एक का कलर रेड है, एक का कलर ब्लू है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से का रेड है, कौन से का कलर ब्लू है। तो वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल कलर ब्लू और रेड इन फॉर बोथ दी। तो वी हैव टू असाइन द कलर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, असाइन देयर कलर। हमें इनके कलर को असाइन करना है। ये कॉम्प्लेक्स हमें दिए हुए हैं दो, अपन इन कॉम्प्लेक्स में हमें कलर दिया हुआ है, एक का ब्लू है, एक का रेड है। और हमें इनके कलर को अपन असाइन करना है। बेटा बातचीत बंद करो। हमें इनके कलर को असाइन करना, किसका ब्लू है किसका रेड है। पहले वाले का रेड है। चलिए देखते हैं। चलो भाई, अपन इन्हें फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो हम कैसे असाइन करेंगे, ध्यान देंगे। तो दोनों को, हमें दोनों को देख करके एक बात समझ में आ रही है कि दोनों में मेटल तो सेम है। मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। लेकिन मेटल में जो लिगेंड यूज हो रहे हैं वो अलग अलग है। और लिगेंड का ही खेल होता है इसमें। क्योंकि जो लिगेंड हमारे पास ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड होगा, वो अपन पे यानी कम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या अपन बोल सकते हैं कि वाटर की जो अपन स्ट्रेंथ है वो अमोनिया से कम है। ये हमारे पास लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि अमोनिया जिस कॉम्प्लेक्स में होगा, वो कॉम्प्लेक्स यानी कि अमोनिया जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी कि ये एब्जॉर्ब जो करेगा वो मोर एनर्जी वाली लाइट को करेगा, और ये कम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अब एक बार हम लोग कलर का अपन पे डायग्राम देखते हैं जो हमने बनाया था पिछली बार। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ध्यान देना। अगर मान लिया एक ब्लू है एक रेड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ब्लू कलर दिखा रहा है उसने जो एब्जॉर्ब किया होगा वो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया होगा, तभी ब्लू कलर आया होगा। और जो अपन पर रेड कलर दिखा रहा है उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया होगा। ध्यान देंगे भाई, अपन दोबारा नहीं बोलना पड़े। जो ब्लू कलर दिखा रहा है इसका मतलब उन्होंने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा, तभी ब्लू कलर आ रहा है उसके अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसका ये। तो इसका मतलब एक ने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया होगा और एक ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया होगा। तो ग्रीन उसने किया होगा जिसकी अपन पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि इसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया। और इसके अंदर हमारे पास में एब्जॉर्ब कौन सा हुआ, हमारे पास में ऑरेंज। इसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया। ठीक है। तो हमें क्या करना था, अपन पे ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये कैसा एब्जॉर्ब होगा, ये कैसा हमारे पास अपियर होगा, रेड। और ये कैसा अपियर होगा हमारे पास में, यानी कि हमारे पास ये वाला हो जाएगा ऑरेंज का ब्लू। तो पहला वाला तो ब्लू हो जाएगा हमारा, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड वाला हो जाएगा रेड।
बाकी अपन नोट्स में पिछली बार भी डिस्कस कर दिया था, अब ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बात समझ में आएगी होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, होता है, बताते हैं। देखिए हम लोग असाइन कर ही दिया मैंने कलर, नेक्स्ट में बढ़ेंगे हम आगे। हाँ बोलो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका कम वाला जो अपन वेवलेंथ, मतलब ज्यादा वेवलेंथ वाला है, कम एनर्जी वाला कलर अपेयर होगा। नहीं नहीं, ज्यादा एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा, लिखा हुआ नोट्स में, ज्यादा एनर्जी वाला। वेवलेंथ को बाद में लगाएंगे, एनर्जी से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वेवलेंथ तो उसकी उल्टी होती है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। कुछ कॉम्प्लेक्स में कलर का एक दूसरा रीजन भी होता है, वो क्या होता है? एक अपन पे कलर का रीजन होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, यानी कि ये तो होता है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का मतलब समझ में आ गया होगा, पिछली बार भी हमने डिस्कस कर दिया था, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, एक अपन एग्जांपल लिए, सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड। हमें बताने कौन से कॉम्प्लेक्स कलर्ड है। देखें हम, सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स, अब आज नहीं, बातचीत नहीं, अपन काम पे ध्यान दें, पढ़ाई नहीं, डिस्कशन नहीं करें आपस में। देखिए हमने पूछा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड हो सकता है, अब कैसे बताना है? तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा या नहीं होगा, अभी मैंने कल वाली बात बताई दी है, ध्यान रखें उसे। एक हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कैसे हमारे पास कलर में वेवलेंथ का आइडेंटिफिकेशन होता है, कल कराया था उसको काम हमने। दूसरा हमारे पास आता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, इसका एक ही आंसर है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारे पास वैसे कोई और तरीका नहीं होता। अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी कॉम्प्लेक्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलर्ड दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन हमारे पास कोई मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड तो होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं रहे। तो हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड होता है कि अपन पे थ्योरेटिकल मतलब जो क्वेश्चन कैलकुलेशन मेथड होता है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें बताना है कलर्ड कौन सा होगा, हम एक ही काम करते हैं उसमें कि अपन उस कॉम्प्लेक्स को कलर्ड मानेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जनरली हम लोग एक ही काम करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जनरली उसे टिक करेंगे। अब पहला ऑप्शन आता है, तो पहले ऑप्शन में क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4 प्लस, और इसे मान लीजिए BF4 माइनस, इसमें माइनस क्योंकि BF4 माइनस ही होता है, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हुआ तो कॉपर +1 में आ गया, अब कॉपर +1 में तो 3D10 होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो ये कलरलेस होगा। दूसरा आता है अपन पे CuCl4 2 माइनस, तो इसके अंदर कॉपर होगा +2 में, कॉपर +2 में होगा तो 3D9, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कलर्ड होगा। जनरली बेसिक लेवल पे जो बात होती है। तीसरे में आते हैं, तीसरे में है कोबाल्ट +3, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, हमने बताई है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो अपन बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की CFT पढ़ा रखी है हमने। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, D6। बच्चे को अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आते हैं, अपन ये सब चीजें नहीं कर रखी तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? फास्टली अपन करने की आदत होनी चाहिए, घर पे जाकर प्रैक्टिस करें उसकी, जो कराया हमने 3 4 5 लेक्चर हो गए उसमें काम में करते हुए। तो ये हमारे पास D6, तो D6 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। तो अपन इस बार क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसका मतलब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहां पेयर्ड होंगे
समझ लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है। आया लास्ट वन। अब इसमें जिंक +2 में है, तो जिंक अगर +2 में है तो D10 होगा। D10 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 3D10। इसका मतलब ये भी कलर नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। इस तरीके से डिसाइड होता है कि कॉम्प्लेक्स कलर्ड है या अनकलर अपन कलरलेस है। तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैं तुम्हें फिर रिपीट कर देता हूं, मेंस का बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, पूछेगा तुमसे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, बच्चे को एक ही काम करना जाके उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, लेकिन केयरफुल्ली, क्योंकि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ बिहेवियर चेंज हो जाता है, कुछ वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर बच्चे ने थोड़ी सी पलक झपकती गड़बड़ कर दिया तो अपन क्वेश्चन चाहे आसान हो मुश्किल हो उसमें गलती हो जाएगी। हाँ, ऑप्शन सी करा रखा बेटा, कोबाल्ट के साथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में साइनाइड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। CFT 6 वाली बना ली मैंने, और 6 वाली बना के कर दिया, ऊपर से ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे ले आया। आगे ध्यान देंगे। हाँ, नहीं अपन जनरली इनके सवाल का जवाब सुने। इन्होंने जो बात पूछी है कि अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें डी में ही प्रेजेंट रहते हैं, एस में नहीं रहते, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन अगर डी में वैकेंसी तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में हमें डी में ही मिलेगा। और अपन कॉम्प्लेक्स में कलर्ड भी अपन डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही जनरली शो करते हैं। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम, डी ट्रांजिशन जो होता है वो इसलिए होता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा सेकेंड का रीजन, यानी कि एक हमारे पास में सेकेंड रीजन होता है फॉर कलर, वो होता है हमारे पास, लिखेंगे दैट इज चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, यानी कि हमारे पास दो तरह से चार्ज ट्रांसफर वर्कआउट करता है हम लोग, लेकिन एक ही चार्ज ट्रांसफर का बेसिकली केस लेते हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं, दैट इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, CTML। कई बार MLCT भी लिख देता है, बट मैं ये लिखा कुछ भी हो बच्चे को ये ध्यान रखना है, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, सॉरी CTLM, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल। हम कई बार इसे ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, LMCT, लिगेंड जो है उससे मेटल को हमने चार्ज ट्रांसफर किया, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, LMCT, बट बेटर भी यही रहेगा CTLM। तो अपन ये लिखा रहता है, हम लोग इसे यहां पर है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ऐसा कब होता है, जैसे एग्जांपल देखें, मेरे पास कुछ एग्जांपल है पर मैग्नेट आयन, ये अपन कलर्ड होता है, पर्पल कलर का अपन कंपाउंड है। भाई ये पर्पल कलर क्यों है, ये तो इसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जैसे और डाइक्रोमेट आयन, ये भी कलर्ड होता है, ऑरेंज कलर, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन भी ऑरेंज कलर होता है। थर्ड वन लिया हमने, ये दोनों कंपाउंड तो ही है ऐसी, CrO2-, इसमें भी क्रोमियम +6 में, ये भी येलो कलर दिखाता है। तो ये क्यों दिखा रहे हैं कलर, इनमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर Mn+7 में है, इसमें Cr+6 में है, और नीचे वाले में भी Cr+6 में है, तो इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्योंकि Mn में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s2 होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसी क्रोमियम में अपन 3d5 4s1 होगा, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इनमें सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर कलर आता क्यों है, क्या कारण है इनमें कलर आने का, कुछ और भी है, चार्ज ट्रांसफर। एक्चुअली जो ऑक्सीजन है, अगर तुम्हें MnO4- की स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं, तो MnO4- ऐसा होता है, ये होता है। अब तुम देख सकते हो 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक माइनस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इस ऑक्सीजन ने एक चार्ज ट्रांसफर किया होगा ना, 2 नेगेटिव था,
भाई इस पे -2, इस पे +2 था या नहीं था, लेकिन इस पे -1 +1 ही है। इसका मतलब एक चार्ज इसने ट्रांसफर कर दिया होगा इसे, ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा है, -1, और नॉर्मली इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -2, डबल बॉन्ड वाली पे। तो इसका मतलब एक चार्ज इन्हें ट्रांसफर किया होगा, उसके कारण कलर आ रहा है। तो यहां पर यही लिखा हुआ, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, यानी कि लिगेंड कौन है, ऑक्साइड। इस ऑक्साइड ने मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर दिया, उससे कलर अपेयर हो रहा है। हाँ। मैंने ये बोला कि कई बार अपन किसी भी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट फिर भी कलर दिखाई देते हैं। कई उनमें क्या होता है, ऐसा क्या प्रोसेस है, तो उनमें कई बार चार्ज ट्रांसफर होता है लिगेंड से मेटल की तरफ। जैसे हमने एक कंपाउंड बनाया MnO4-, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है वैसे ये, तो ये पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, पर्पल कलर का बहुत ही जाना पहचाना कंपाउंड है ये, कि MnO4 डी ब्लॉक का कंपाउंड है। और इसमें पर्पल कलर आता क्यों है, तो हमने पता करा कि इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज को दे देता है। तो अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन यहां पर ऐसे होता, 4 ऑक्सीजन जुड़े होते, डबल बॉन्ड से जुड़े होते, तो मैग्नीज पर चार्ज कितना होना चाहिए था, +8 होना चाहिए था। लेकिन इस पर चार्ज कितना आ रहा, +7। इसका मतलब +7 कैसे आया होगा, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे दिया होगा, -2 की जगह -1 हो गया ना अब ये, इसका मतलब -1 एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो ये +8 से +7 में चला गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज लिया उसने। वो इलेक्ट्रॉन जो गया ऑक्सीजन से अपन मैग्नीज पर, जिसके कारण उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +8 से +7 बदली है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जो कलर आ रहा है। ऐसा ही इसके अंदर होता है डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर ये होती है, डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर ही बना लेना, बीच में अपन एक ऑक्सीजन लिंकेज होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि डी ब्लॉक में बताएंगे ऐसे फिर से, बट फिर भी इसमें 2 तरह की सीओ बॉन्ड लेंथ, सीआरओ बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि यार रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड लेंथ तो बराबर हो जाएंगी 6 की 6, और ये वाली अपन पे अलग होगी बीच वाली, क्योंकि इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो अपन छोटी, ये बड़ी होगी, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ये छोटी होगी, डाइक्रोमेट है। अच्छा यहाँ क्यों चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहाँ चार्ज ट्रांसफर दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आना चाहिए था, बट ये -1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना एक क्रोमियम को चार्ज ट्रांसफर किया होगा इसने, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, -2 -2 -1 -1 +6, क्रोमियम के पास +6 चार्ज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोमियम के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आया है, तो कहीं ना कहीं अपन क्रोमियम को चार्ज ट्रांसफर किया। ऐसे यहां भी है, क्या और जगह भी देखने को मिलता है चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर, बिल्कुल है। जैसे एक एग्जांपल है, देखो FeH2O NO सल्फेट, इसमें बहुत सारी चीज बताऊंगा मैं। वैसे ये मैंने पढ़ा रखा है रिंग टेस्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट में पढ़ाया था मैंने रिंग टेस्ट। इस कॉम्प्लेक्स में, हाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, रिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन पहली बार +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कैसे होता है, +5 × 0 +1 -2 = 0, x ++। बच्चे को ये तो याद ही करके जाना कि आयरन +1 में है। दूसरी बात, यहां जो NO है, ये जो अपन लिगेंड है NO, वैसे तुम्हें पता ही होगा टेस्ट जब होता है, ये रिंग टेस्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, सोल्ट लेते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट, उसमें डाइल्यूट H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर फेरस सल्फेट का ताजा बना विलयन डालते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट जो होता है वो अपन पे एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर डालते हैं जिससे ऑक्सीडाइज ना हो। फेरस सल्फेट जैसे ही डालेंगे, जहां पे दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे वहां पे एक रिंग बन जाएगी ब्राउन कलर की। ये अपन कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये अपन बनता है NO से, नाइट, इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन ये एक NO क्या होता है, कोड इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा NO मैंने बीच में भी शायद एक बार बता दिया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, ये एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता। बीच में एक कॉम्प्लेक्स आया था FeCO5 में से, हमने क्या करा था कि 3 CO जो है उन्हें रिप्लेस किया था, तो 2 NO नहीं कर दिए, देखा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है NO, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर तब होगा जब न्यूट्रल होगा, यहां नजर रखें। अब होगा क्या, जब ये मेटल से जुड़ता है ना, तो जनरली तुम्हें पता ही है कि जब फेरस सल्फेट NO के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कॉम्प्लेक्स बनना क्या चाहिए था, और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन जो होनी चाहिए थी वो अपन +2 होनी चाहिए थी, जैसा कि मैं देख रहा हूं। अगर ये NO न्यूट्रल होता तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती, लेकिन NO की ऑक्सीडेशन, NO ने क्या करा, इसका खेल बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया खेल, NO ने क्या करा, अपना एक कोड इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है उसे इसे दे दिया आयरन को। तो आयरन के पास क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, आयरन पे क्या था, +2 ऑक्सीडेशन नंबर था यहां। लेकिन जैसे ही आयरन के पास एक इलेक्ट्रॉन NO से आया, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो चार्ज कम हो जाएगा ना उसके पास, +2 में से एक इलेक्ट्रॉन अपन आ गया,
तो वन -1 हो जाएगा तो +1 हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब इस एनओ की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे +1। इसका मतलब यहाँ पर ये एनओ न्यूट्रल नहीं है, एनओ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसी के कारण कलर आता है, क्योंकि एनओ ने जो अपना चार्ज, हालांकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक और चीज है, क्या देखो, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हाइब्राइजेशन का डिस्कशन करें तो हम हाइब्राइजेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? 3d6 4s1 4s2 सॉरी, आयरन पे एक चार्ज लगा दिया मैंने, 3d6 4s1। अब हमें पता है कि एस में इलेक्ट्रॉन और डी में जगह हो तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में जम करा देते हैं हम, हटाते हैं हम इसे, 3d7 हो गया। अब इसमें कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6, तो मैंने 6 वाली CFT बना दी। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा मैंने, 5 हो गया, 6 7, ये आ गया। इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? सारे ही वीक फील्ड लिगेंड भरे बने इसमें, एनओ को छोड़ दो, अगर 5 वाटर है इसके अंदर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ सकता तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √15 हो गया, 3.87। और हाइब्राइजेशन क्या होगा? ये तो ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगी नहीं, तो sp3d2। तो ये कॉम्प्लेक्स का हाइब्राइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे माइंड में दो चीजें आ रही हैं, क्या कि इसमें कलर क्यों होता है? तो एक माइंड तो ये भी आ रहा है यार, जब कलर की बात आती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही है, इसका मतलब इसमें दोनों चीज रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्लस चार्ज ट्रांसफर भी, क्योंकि चार्ज भी ट्रांसफर हुआ, एनओ ने अपना चार्ज भी ट्रांसफर किया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब द कलर इज ड्यू टू, जो ब्राउन कलर होता है इसके अंदर रिंग का, ये रिंग है, रिंग टेस्ट में ब्राउन कलर आता है जो रिंग का, कलर ट्रांसफर या कलर इज ड्यू टू नंबर वन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। और बट इसमें जो है ज्यादा स्पाइसी भाई यही है, चार्ज ट्रांसफर बाय एनओ। बट ज्यादा का इंडिकेशन जो है वो ये लगता है कि चार्ज ट्रांसफर के कारण जो कलर है वो ज्यादा अपन इंडिकेशन है कि इसमें जो कलर आया वो चार्ज ट्रांसफर के कारण आया है, जब आयरन को उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं होता, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर होगा ही होगा, हो सकता है किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डीडी ट्रांजिशन भी हो रहा है, लाइट भी एब्जॉर्ब कर ली उसने, लेकिन उसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में नहीं लाई कर रही, अल्ट्रावायलेट में लाई कर गई, इंफ्रारेड में तो थोड़ी ना दिखाई देती है हमारी आंखों से। इसका मतलब कलर होना जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स में, बट क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं रहे, हमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो हमें एक ही चीज में फोकस करना, जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ लो वो कलर शो करेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है। हाँ, कि जैसे अभी मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स बताई हैं, कंपाउंड बताई हैं, इनमें अपन कलर क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है, जैसे ये वाला, या फिर चार्ज ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफर इनमें ज्यादा रीजन है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी कलर जो बताते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ही बताते हैं, मेन रीजन इसका चार्ज ट्रांसफर ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी पार्ट है इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है, बट सबसे अच्छा अपन पार्ट है इसका चार्ज ट्रांसफर। बढ़ जाए हमारे, हाँ हाँ, नहीं एब्जोर तो, इसका एब्जोर कलर जो ब्राउन कलर अपन अपियर हो रहा है, एब्जोर कलर तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को देख के पता चलेगा, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं पता है तो वो मेंशन करेगा फिर हमें, क्योंकि टेबल में अलग भी होंगे ना, ऐसे तो बहुत सारे कलर और भी हैं, एक अपन बिग्योर के अलावा और भी है हमारे पास कलर का, तो वो फिक्स नहीं बता सकते। हाँ, एमएन में कहाँ है? एमएन में +7 हो गया ना, 3d5 4s2 7 के साथ इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, अब आ नहीं, एक ही बोलो, Mn+7 तो है, हाँ बेटा एक मिनट सुन रहा हूँ, एक एक करके लो, हाँ Mn+7 है, देखो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, कहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मैंने बोला, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि MnO4 माइनस जो है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले तो समझ जाए, कहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ये रहना Mn+7 बनाओगे, ये कहाँ से अनपेयर्ड है? कोई अनपेयर्ड नहीं है। बट बताने का तरीका क्या है? बताने का तरीका ये कि मैग्नीज कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? यहाँ 4 से, लेकिन एक ऑक्सीजन में -1 दिखाया मैंने,
ये जो -1 दिखाया है, अगर मैं इसे प्रैक्टिकली ऐसे दिखाता कि मैग्नीज पर अपन 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं ऐसे, और मैं चारों को डबल बॉन्ड से दिखा दूं, तो प्रैक्टिकली ऐसा कंपाउंड होना चाहिए था जो ओपन कंपाउंड है। समझ में आया ना, ये बनाया मैंने, लेकिन ये नहीं है। अरे तो वो तो के तो आयनिक पार्ट है, मैं तो MnO4- की बात कर रहा हूं। अभी सुनो ना बात को, जो MnO4- बना है उसमें क्या बना होगा कि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया होगा, समझ गए ना। अभी +8 में होगा ना मैग्नीज, बट इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके +7 बदला होगा वो। तो इसलिए अपन MnO4- जो बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके पास। हाँ तो यही तो चार्ज ट्रांसफर है, यही तो बता रहे हैं, और कुछ थोड़ी ना बताया। हाँ अब तुम बताओ, तुम कुछ कह रहे थे। हाँ एक मिनट, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब सुने। इन्होंने कहा कि डीडी ट्रांजिशन देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डीडी ट्रांजिशन देखेंगे, और नहीं, डीडी ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बात है वो, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले डीडी ट्रांजिशन बोल दिया था, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन का मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब अनपेयर्ड होगा। लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर वाला केस है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चार्ज ट्रांसफर का केस बच्चे को पता नहीं चलता कि इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर है क्या, वो तो फिक्स केसेस है जो मैंने अभी बताई। कौन से केसेस हैं जो ये लिखवा रखे हैं, तो इसलिए चार्ज ट्रांसफर वाला जब भी केस आएगा देखा हुआ आएगा बच्चे को, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं। तुम बताओ। है? बेटे +7 निकालेगा तो 7 के साथ इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। अरे मैग्नीज पे +7 भी तो लगाएगा, एस में 2 और डी में 5, तो 7 के साथ निकल गए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ 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 हाँ। एक मिनट, देखो इन्होंने एक मिस्टेक कर दी अब, जो मिस्टेक इन्हें महसूस नहीं हुई लेकिन मुझे महसूस हुई। इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में CFT 6 वाली लगा दी, नीचे 3 लगाए ऊपर 2, यही करे ना तुमने। अच्छा नीचे 2 और ऊपर 3, तो नीचे तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता ना फिर, क्योंकि नीचे तो पूरे भर चुके होंगे, तभी तो ऊपर होगा ना एक इलेक्ट्रॉन। डीडी ट्रांजिशन, उसका डीडी ट्रांजिशन जो बोलेंगे उसमें, वो डी ट्रांजिशन यानी कि 3D से बाहर वाली 4D में, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, बट उनका आपस में नहीं होगा, तो अपन वो उस केस को अपन ऐसा समझेंगे। बस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में। देखो जब भी कोई एनर्जी दोगे तुम, मान लिया वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होगा ही ना, तो जो उसकी हायर ऑर्बिटल से उनमें जाएगा वो, तो अपन इसी को डी ट्रांजिशन बोलते हैं। मेनली बात ये है, ध्यान देंगे एक और बात। हाँ एक चीज और मेरे माइंड में आ रही थी, वैसे कलर वाली बातें अपन ने बता दी है, कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं, एक अपन, मेरे को एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा था अभी पढ़ाते हुए, तो उसको और अपन डिस्कस करके फिर मैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे एक बार फिर आ रहा हूं। CuNH3 4+2 एक कॉम्प्लेक्स है, हालांकि इसको ले लिया हमने, मतलब इसे कॉम्प्लेक्स को मैंने बीबीटी में करा दिया था शायद, लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये तुम्हें पता होगा जब पिछली क्लास में हम लोगों ने CFT पढ़ाई थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की CFT पढ़ाई थी स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर में जब CFT पढ़ाई हमने, तो ये बताया कि भाई हम लोग स्प्लिटिंग कुछ अलग तरीके से करते हैं, और फिर समराइज करा मैंने। समराइज क्या करा कि जब भी ये मेटल आयन होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, हमारे पास ये अपन मेटल आयन हो और पैलेडिनियम+2 और प्लेटिनियम+2, ये जब भी कभी भी किसी भी लिगेंड के साथ होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इनमें अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, हाइब्राइजेशन DsP2, और ये सारे कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होंगे। ये बात हमने डिस्कस की थी और बच्चों को याद भी होगी। लेकिन निकिल+2 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, तो ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर ये नेचर होगी। लेकिन बात ये आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लेक्स ये वाला दिया हुआ, अब ये कॉम्प्लेक्स में अगर देखें CuNH3 4+2, इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहां पर ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स में डिस्कस कर रहा हूं, इसमें क्या है,
पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, और लिगेंड कौन सा? अच्छा मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के माइंड में ना बैठी हूं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात आती है तो हमारे माइंड में दो तरह की सीएफटी आती है, एक टेट्राइडल, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में तब जाना है जैसे जब जब ये वाले केस हो, क्योंकि इस केस में फिक्स है कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हो, मतलब D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, 3D8 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है तो हम स्क्वायर प्लेनर में जाएंगे। 4D और 5D के साथ लिगेंड की नेचर मैटर नहीं करती, और अगर 3D8 में अगर वो WFL के साथ है तो टेट्राइडल में जाएंगे। ये बातें हमने पहले डिस्कस करी हैं, बता दी हैं। और अगर 3D में ही 3D10 है तो चाहे SFL हो चाहे WFL हो, वो तो sp3 ही होगा, और 3D9 में अगर WFL है तो sp3 होगा। अब 3D9 में अगर अपन पे SFL हो तो क्या होगा? ये 3D9 है, SFL है, क्योंकि कॉपर +2 में है। कॉपर +2 में अगर देखें तो 3D9 होता है। अब 3D9 होगा तो अपन किधर जाना है? तो अपन ध्यान रखेंगे 3D9 होगा तो हमें फिर स्क्वायर प्लेनर की तरफ जाना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D9 में हो। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 में जाना है। अब अपन D9 में देखें, अपन SFL होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो क्यों हम स्क्वायर प्लेनर की सीएफटी बनाते हैं? ये देखें, मैं सीएफटी जब पढ़ाया तो ये बताया कि एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, इस तरीके के लूप होते हैं स्क्वायर प्लेनर में। हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो नहीं सकता, हालांकि इस केस को मैंने बीबीटी में भी पढ़ा दिया था। तो बीबीटी में कैसे बताया था? बीबीटी में सीधे ऐसे बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 वहां भी कराया मैंने, 6 7 8 9। फिर मैंने क्या बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन लास्ट के p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, बताई होगी बात में, और अपन हाइब्राइसन dsp2 बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब अपन वहां। लेकिन ये था कि वहां पर ये लिगेंड की नेचर नहीं दी थी, बांटी थी हमने तब, लेकिन अब तो लिगेंड की नेचर भी बांट दी। तो अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये d ऑर्बिटल तो खाली करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, फिर इसके बाद ऐसा आएगा, फिर इसके बाद p आएगा, तो ये जो d का इलेक्ट्रॉन है यहां चला जाएगा और ये d ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। इसका मतलब ध्यान रखना है स्टूडेंट को कि अगर 3D9 में SFL है तो अपन यहां पर जो हाइब्राइसन होगा वो dsp2 होगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकिन रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लास्ट में चला जाएगा p में। और ये जंप कराने के लिए कहां से एनर्जी आएगी? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैठा तो है, ये देगा एनर्जी, क्योंकि इनकी तो स्प्लिटिंग बहुत बढ़िया होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रॉन पीछे जंप करेगा, हाइब्राइसन dsp2 बनेगा, क्योंकि dsp2 के कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं sp3 से, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो अपन इसमें माहिर है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D9 में भी SFL के साथ, D9 में SFL के साथ, और खासकर कौन सा? कॉपर का जो केस है अमोनिया के साथ। ऐसा पिरीडीन में भी हो सकता है, क्योंकि पिरीडीन में या फिर कोई ऐसा SFL हो, इथाइलिन डायमीन लगा दिया, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, पिरीडीन भी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, नाइट्रोजन डोनर है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होंगे उनमें सब में ये नेचर होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अपन ध्यान रखें। और पैरामैग्नेटिक नेचर होगी, और हाइब्राइसन dsp2 स्क्वायर प्लेनर शेप। तो ये सब बातें अपन ध्यान रखें, पैरामैग्नेटिक ये नोट कर लेंगे। और अपन ध्यान रखेंगे इस केस को, मैंने अभी यहां भी समझाया, ऐसे भी समझाया, वैसे भी समझा दिया, क्योंकि ये बात याद आ गई थी। मैंने कहा ये वाला केस जो है 3D9 का अपन ध्यान रखें। और बच्चे को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम में जाके ऐसे याद रखना है जैसे मैंने बताया कि अपन D8 के साथ 3D8 है, अगर वो SFL के साथ है तो हमें स्क्वायर प्लेनर पे जाना है। तुरंत ही स्क्वायर प्लेनर पे गए, अपने माइंड में बैठा हुआ हमारा कि 3D8 के साथ मैंने पढ़ा रखा है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जब स्क्वायर प्लेनर में जाओगे। 3D8 में WFL के साथ अगर लिगेंड दिया हुआ हमारे पास में WFL है तो हमें टेट्राइडल में जाना है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 नोट्स में पढ़ा रखे हैं। और 3D10 है तो SFL हो चाहे WFL हो, sp3 आएगा। 3D9 अगर WFL के साथ है तो sp3 आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। 3D9 अगर WFL के साथ है तो अब sp3 होगा, और SFL के साथ है तो dsp2 होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाकी हमने ये बताई दिए, इन मेटल आयन के साथ तो ऑलवेज हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 हाइब्राइसन होगा और सारे डायमैग्नेटिक होंगे। अगर बच्चे को इतना याद है तो जेई मेंस वालों के बस का तो है नहीं कोई क्वेश्चन बनाना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में यही कि इसके आसपास ही घूम ले, ये बहुत है वो, क्योंकि इसके बियॉन्ड अपन आएगा नहीं। और अपन ने सारे केस करा दिए, मुझे लगता है ऑलमोस्ट डीपीपी के सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी हैं, एक आध दो के एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर भी गलत है तो एक बार वेरीफाई कर लें मुझसे, क्योंकि एक आध दो जगह उन्होंने करेक्शंस बहुत हैं इस वाले में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उन्होंने बनाते समय थोड़ा जल्दबाजी में डीपीपी निकाल दी थी,
तो एक दो होगा तो डिस्कस कर लेना कि क्वेश्चंस में एक दो करेक्शन, दो चार करेक्शंस भी हैं। इतना कर लेंगे तो मतलब कोई है नहीं बचा हुआ। और मैंने वेवलेंथ वगैरह सब बता ही दिया था पिछली बार, सब कॉन्सेप्ट बता दिए। एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में और मैं बोल देता हूं, और फिर आते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म पे। तो कलर वाली बात बताई दी हमने। तो ये कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि कलर शो कब करेगा कब नहीं करेगा, वो बता दिया हमने तरीका। और ज्यादातर 2-3 बार मेंस वालों ने क्वेश्चन लिए हैं, उन्होंने क्या करा, वेवलेंथ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन लिए। पुराने ईयर्स में 2-3 साल के पेपर जाकर के देंगे, वो कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4 लिगेंड देती है, उनकी नेचर पूछ ली और उनके कलर दिखा दिए। तो कलर को वेवलेंथ से कैसे मैटर करते हैं वो भी, और वेवलेंथ एब्जॉर्ब वाली या रिफ्लेक्टेड वाली ये भी मैटर करती है, क्योंकि एब्जॉर्ब वेवलेंथ अलग होगी, एब्जॉर्ब वेवलेंथ अपन अपोजिट होगी रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ की। तो ये चीजें भी हैं उसमें, क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, समझें उसे। तो क्वेश्चन में जरा सी मिस्टेक पढ़ते समय हो गई तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी अपन लोगों की। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अपन पी बाई क्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो अपन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़े क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें 2-3 साल के, तो अपन अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा और हमने सही कर रहे हैं तो मतलब सही है हमारी तैयारी। आगे मैं एक अपन केस डिस्कस कर रहा हूं जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी करते हैं डिस्कस। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों स्टेबिलिटी के क्या क्या रूल हैं, अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो मैंने बहुत सारी चीज डिस्कस कर दी। जैसे मैं अगर मान लिया किसी बच्चे को कहूं कि इन दो कॉम्प्लेक्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, NiF6 4- NiF6 2-, तो हमें पता है कि इस पे निकिल पे +4 चार्ज है, इस निकिल पे +2 चार्ज है। जितना मेटल पे ज्यादा चार्ज होता है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर कोई सेम मेटल है और कोई बाइडेंटेड लिगेंड के साथ है, और कोई अपन पे सेम मेटल है, कोई हमारे पास में इसके साथ है। हाँ भाई, एक बार हम लोग स्टेबिलिटी को डिस्कस करना। ये ले लिया हमने डाइन के साथ, और यहां पायरेडीन मान लीजिए, या अमोनिया ले लीजिए, तो हमें पता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा वाला केस, पहले वाले में चार्ज के बेस पर चार्ज ज्यादा है, तो तीसरा केस हमने ये भी बताया हुआ, जल्दी नोट करना भाई। है? नहीं नहीं, यहां पर तो नहीं है उस तरह का केस। अपन ऑर्बिटल की फिलिंग वाला जो केस है, तुम कोई स्पेशल पर्टिकुलर वो बोलोगे तो बात अलग है, लेकिन इनमें कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बात कर रहे थे ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी डिस्कस की, मैंने अलग अलग जगह लिखवा रखी है, मैं उसी को समराइज कर रहा हूं, तो मेरे को इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट, नहीं इनमें अगर कंपेयर ऑर्डर करूं, क्योंकि ये सारे एक साथ बाहर में नहीं लिखूंगा, एक साल वैसे लिख देता हूं। 1 2 3 4 में 1 सबसे ज्यादा, देन 3, देन 2, देन 4, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन डीपीबी में थोड़ा सा इनकरेक्ट दिया हुआ, एक बार वेरीफाई कर लेना। ऑक्जेलेट के साथ ज्यादा दे दिया उन्होंने, ऑक्जेलेट के साथ कम होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट +3 वाटर के साथ ज्यादा स्टेबल है एज रेदर देन ऑक्जेलेट। क्यों? क्योंकि ऑक्जेलेट की नेचर और वाटर की नेचर में, वाटर की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नेचर ज्यादा है, दोनों में हाइब्राइजेशन भी सेम होगा, दोनों में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अच्छा, दोनों में अगर देखें तो ये तीनों में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो तीनों में ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक भी नहीं है। तीनों में ही D2sp3 हाइब्राइजेशन है, तीनों ही डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तीनों ही। 1 2 3 1 2 3 तीनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, इधर लिख दिया मैंने। तीनों में हाइब्राइजेशन D2sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0, और डायमैग्नेटिक ऑक्टाइड। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, मेरी बात मैंने भी यही समझा था, बट इट इज इनकरेक्ट। मैं भी समझ रहा था, मैं भी बात जानता हूं, एक्चुअली बहुत कम लोग इस बात को सोल्व करते हैं, क्योंकि तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी ने स्पेशली इस बात को अपने उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और दिया है,
ऑक्सलेट इज इफेक्टेड लोअर, यानी कि जो डेल्टा नोट है, जो स्प्लिटिंग ऑर्डर है, वो ऑक्सलेट कम स्प्लिटिंग करता है। ऑक्सलेट तो वहां भी बाइडेंटिटी है ना, ऑक्सलेट बाइडेंटिटी है, किलेशन दिखाता है, लेकिन स्प्लिटिंग फिर भी कम करता है रेदर देन ऑक्सीजन। वाटर के केस में वाटर को ज्यादा मानते हैं हम, ऐसा ये केस ध्यान रखना है। अब ऐसे इस बात को भी जानते ही बहुत कम लोग हैं, इस बात को जानते बहुत कम लोग हैं, लेकिन अपन जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना एनसीईआरटी में कहीं भी, तो वाटर आगे है और ऑक्सलेट पीछे। लिखा भी ये मैंने लिखवा दिया, लेकिन फिर भी बता भी दिया कि उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर ऐसा होता तो ऑक्सलेट आगे आता ना, किलेशन इफेक्ट होता तो भाई हर जगह दिखाएगा तो आइडेंटिटी ना वो, फिर अपन ऑक्सलेट को आगे करना चाहिए था उसे, क्यों नहीं करा उसने? कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना अलग है, ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। देखें अपन फोर्थ वन में आते हैं। एक अपन स्टेबिलिटी रिलेटेड जब बात होती है तो हम लोग ये सारे फैक्टर लगाने के बाद 4D और 5D के साथ, अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है किसी में तो अपन डेल्टा नोट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है डेल्टा नोट कम हो जाती है। अच्छा अपन पे डेल्टा नोट का मतलब CFSE जो होती है। हम एक बात और कह रहे थे, एक अपन पे +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो। +2 में एक इरविंग विलियम साइंटिस्ट है, उन्होंने मेटल की +2 की ऑक्सीडेशन को लिगेंड के साथ अरेंज किया। ध्यान से सुनिएगा वर्ड पे, इरविंग विलियम्स एक अपन पे रूल है जो अपन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां देखें, हाँ, स्टेबिलिटी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इरविंग विलियम, हाँ, ये क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं जैसे कुछ मेटल आयन लिया, ये ले लिए, निकेल +2, कॉपर +2, एंड इट इन मैक्सिमम फॉर कॉपर +2। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन विद ए पर्टिकुलर लिगेंड, व्हाई इट इज गोइंग टू बी दिस ऑर्डर, कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए जितना साइज छोटा होता है, जितना छोटा साइज होगा मेटल आयन का, उतने अच्छा लिगेंड, उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि साइज होगा। और तुम्हें पता होगा कि जिंक का साइज बढ़ जाता कॉपर से 3D सीरीज में, हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था कि जिंक के साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है, इसलिए जिंक से ज्यादा स्टेबल कॉपर का होगा, और तुम्हें लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइज तो कम होता जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कॉपर +2 मेक, अपन यहां पर ऐसे बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इरविंग विलियम का था, बाकी हमने बता ही दिया। अच्छा, इफ किलेशन इंक्रीजेस, हाँ, ऐसा नहीं कि किलेशन का इफेक्ट नहीं मानेंगे, किलेशन इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। अच्छा, ये हमने बता ही दिया था, ये शायद मैंने तुम्हें एंट्रोपी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ कॉम्प्लेक्स में, क्या एंट्रोपी बढ़ती है, ये चीज क्यों बढ़ती है पता ही है तुम्हें, स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब किलेशन बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो ये चीज हमने डिस्कस ही की थी कि एंट्रोपी इंक्रीजेस। एक अपन बात करते हैं, एक अपन और पॉइंट लेते हैं, लास्ट वन पार्ट है हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड। जैसे मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स हमने दे दिया और उस कॉम्प्लेक्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो वैसे तो तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम चल भी रहा है सर, तुम्हारा नहीं चल रहा तो ठीक है? ऑटोमिक चल रहा है क्या अभी? कैसे होगा यार? हाँ, एक, रुको, अच्छा मैं एक बात बोल रहा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अगर मान लिया तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स दिए हो और उसमें लिगेंड्स दिए हुए हैं, देखिए अपन मैं जो बोलने जा रहा हूं देखो, देखो देखो ध्यान देना, एक एग्जांपल देखो, मैंने ये मान लिया
ये लिगेंड है और मैं इसे किसी यहां पर H2O कर देते हैं, H2O6, और यहां पर मैंने उसमें लिगेंड से रिएक्शन करा दी। ये N प्लस माइनस समझ गए, चार्ज लगा हुआ और 6 वाटर। यहां से देख लेना भाई कैसे बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो तुम बाकी तो वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सीख जाओगे इस बात को, लेकिन मैं तुम्हें अपने हिसाब से बता देता हूं कि क्या है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ध्यान से देखते रहना। मैंने इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया। मान लिया सपोज ये प्लस ही मान लेता हूं, माइनस हटा दिया इसमें से। प्लस माइनस का मतलब यहां पर दोनों साइन आएंगे, चलो लिख दो अन्यथा। एक लिगेंड ले लिया और मैंने क्या करा, यहां पर बेटा एक, ये 6 लिगेंड थे तो 6 लिगेंड आएंगे ये, तो एन भी हो सकते हैं भाई, एन ले लो, एन में भी दिखा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं 6 के लिए ही होगा। मतलब मोस्टली मैंने 6 के लिए दिखाया, चाहो तो यहां पर एन ले लो, इधर भी एन ले लो, तो भी हो जाएगी प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लिया मेरे पास 6 लिगेंड है वाटर, एक लिगेंड मैंने रिप्लेस किया तो यहां 5 हो गए, एक लिगेंड यहां आ गया और एक वाटर निकल गया। शायद ये समझ में आ जाना चाहिए, एक वाटर बाहर निकल गया, ये आ गया। दूसरा रिएक्शन मैंने इसकी रिएक्शन फिर कर दी बच्चों, इसी लिगेंड के साथ, इधर प्लस एन माइनस दिखा दिया, यहां भी एन प्लस माइनस, फिर मैंने एक लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। नजर रखना, क्या मैं इसे दिखा सकता हूं? क्या इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बोल दूंगा? ठीक है, चलता रहेगा ऐसा काम। धीरे धीरे 6 लिगेंड अपन पे यानी कि वाटर से रिप्लेस हो जाएंगे, सारे के सारे लिगेंड जो है वो अंदर आ जाएंगे और वाटर बाहर हो जाएगा। अब मैं बार बार इसे ना सो करके मैं लास्ट वाली रिएक्शन को दिखाता हूं। तो लास्ट में क्या होगा बच्चों, इसमें वाटर एक रहेगा और लिगेंड हो जाएंगे अपन 5। तो लास्ट वाली पे आ गया मैं, वाटर रहेगा अपन एक, लिगेंड हो गए 5, एक लिगेंड आ गया, लिगेंड हो गए 6, हाँ, और वाटर हो गया बाहर। ये अपन 6 मान लो बेटा, K1 to K6, ठीक है, ऐसे मान लिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि इन रिएक्शन को ऐड करना है, इन रिएक्शन को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, तो क्या हम इन सभी रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं नीचे वाली को? तो तुम्हें एक बात, जिस बच्चे को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आता हो वो बड़ा कंफर्टेबल रहेगा इसमें, कि अपन ये रिएक्शन ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा अपना। क्या मैं इन सबको अगर ऐड करूंगा, तो सुनो जरा ध्यान दीजिए, जब ऐड करोगे तो ये चीज इससे कट हो जाएगी, तो ये चीज अगली वाली से कट होगी, ये समझ में आ रही बात? अब ये जो है वो उस वाले से कट हो जाएगी जो इसके पहले वाला, तो सिर्फ एक तो ये बचेगा, 6 L हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, और एक ये बचेगा और 6 वाटर हो जाएगा। शायद समझ में आ जाए। क्या मैं बोलूं, ये रिएक्शन आ जाएगी एक प्रकार से, जो रिएक्शन मैंने लिखी थी मेन, इन सबको ऐड किया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो ऑन इंटू K6? समझ में क्लियर हो गया भाई? और जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, समझ लीजिए उतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। यही चीज अपन पे बताई जाती है, प्रॉपर्टी होती। क्या हम इसे log लेके अपन log से भी सोल्व कर सकते हैं? log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, log K6, बस हो गया, ये वैल्यू रख देंगे, log में अपन सोल्व कर लेंगे। मैं एक सीधे वर्ड में बात करूं, जैसे log K1, K1 नहीं log K1, तो log K1 की वैल्यू 10 दे दी मैंने, ये 2 दे, ये 20 दे दी, 30 दे दी, ऐसे करके ऐड किया, मान लिया सब सम करके 60 आ गया। तो क्या मैं K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल, K इक्विलिब्रियम आ गया 10 की पावर 60। दिस इज वेरी हाई एंड रिप्रेजेंट दैट द कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड by the transfer of ligand. Suppose this ligand is very highly stable, this ligand is bidentate, this ligand is tridentate, the complexation is going to be high and the value is going to increase. तो अपन ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं। हाँ, ये 60 तो इन सबको सम करके वैल्यू दी है मैंने, K1 की दे दी 10, 20, 30, 40 ऐसे करके सम करा, 60 आ गया सबका सम।
कुछ भी, मतलब एक वैल्यू दे दी, 6 भी आ सकती। अच्छा, ये अगर 6 भी होता तो भी 10 की पावर 6 होता। मैं इस रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वेरी हाई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना हाई होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। शायद ये समझ में आ जाएगा। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो, एक वीक फील्ड लिगेंड हमने किससे रिप्लेस कर दिया, किसी दूसरे लिगेंड से, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, उतना ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल। तो अगर कभी कॉम्प्लेक्स की हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हो तो हम स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे विद द अपन हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम में लिगेंड नहीं दिए, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड नहीं दिए, L1 L2 L3 L4 लिख दिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिए, तो तुम उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। तुम बता सकते हो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। तो हम फाइनली क्या समझे, मोर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो दीज ऑल आर द फैक्टर बाय विच द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अफेक्टेड। तो हमने सारे फैक्टर डिस्कस किए। अब आते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पे। ठीक है, तो हाँ, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम तो डिपेंड करेगा सर के ऊपर। 5 एक लेक्चर तो लगते हैं। के इक्विलिब्रियम इंक्रीज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म। चलिए, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज द लास्ट पार्ट। मोस्ट ऑफ द केस हमने सब कुछ कर लिए। मैंने तुम्हें बीच बीच में ही वो भी बता दिया था, मेटल कार्बोनिल। मैंने ये भी तुम्हें बता दिया कि अपन जो बीच में हमने ये डिस्कस कर दिया कि कौन सा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अब अपन पे सीधे सीधे आइसोमेरिज्म वाला ही पार्ट है हमारा, कॉम्प्लेक्स का लास्ट पार्ट ही है ये। आइसोमेरिज्म दो तरह की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आवाज नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैं बिल्कुल वही डिस्कशन करूंगा जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया। कोई मतलब भी नहीं बनता क्योंकि आते नहीं एग्जाम में, ना मेंस में आए ना एडवांस में आए। क्योंकि मेंस और एडवांस दोनों क्वेश्चन को लेवल भले ही अलग है, बट सिलेबस अलग थोड़ी ना कि अपन बेफालतू की चीज पढ़ाते रहे उतना टाइम है ही। तो बच्चे को अपन सिर्फ जो चीजें बिल्कुल 1 to 1 अपन एनसीईआरटी ने दी हैं, उसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अपन टाइम भी खराब नहीं करें, टाइम है भी नहीं हमारे पास। तो इसलिए मैं वही आइसोमेरिज्म करूंगा। एक आध आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन इन्होंने वो इधर उधर करके दे रखे हैं, तो उन्हें मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना, मगर मैं इसको डिस्कशन में इसलिए नहीं लाऊंगा, दे विल नॉट बी आस्क इन एग्जाम। एग्जाम में तो बहुत स्मूथ आएगा, बच्चे को अगर बिल्कुल अपन केसेस क्लियर है तो बच्चा कर लेगा। मतलब ऐसे तो सारी चीजें बताऊंगा मैं, लेकिन अपन बेफालतू की चीज उसके अंदर नहीं रहेगी जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी मैंने इसलिए बता दिया ये बात क्योंकि जरूरी है वो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाँ बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बच्चों पहला आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मीनिंग मीनिंग तो सब जानती हैं तुम। स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पर अपन पे आइसोमेरिज्म शो करेगी। स्टीरियो का मतलब है जो स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट के बेस पर अपन आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पर जो अपन आइसोमेरिज्म है, उसके अपन हमारे पास 4-5 टाइप्स हैं, वो देखें। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, लिख सकते हैं हम लोग। इन दिस आइसोमेरिज्म, this isomerism is shown by those complexes, shown by those complexes in which, shown by those complexes in which हाँ, एक बार मैं लिख दूं फिर देख लेना। काउंटर आयन itself, itself become a ligand, become a ligand
एंड लिगेंड बिकम ए काउंटर है, बिकम ए काउंटर है। हाँ भाई, ये कह रहा है कि काउंटर आयन तो बन जाता है लिगेंड, और लिगेंड क्या बन जाता है? काउंटर आयन। सिंपल सी बात ये है कि अपन जब भी किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से कोई अपन आयन, अच्छा रिप्लेसमेंट आयन का होगा डिफरेंट आयन का, अगर रिप्लेसमेंट क्या होगा? डिफरेंट आयन का। हर वर्ड पे ध्यान रखें। सपोज एग्जांपल लिया मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स ले लिया CO NH3 4 SO4 या Cl2 ले लीजिए SO4। पांच की जगह 4 ही कर, यह अगले अब सही है। कोबाल्ट +3 में अब ये देखें हम लोग, हाँ एक बार पीछे, ठीक है एक बार बेटर रुकें। हो गया। देखें हम लोग, ध्यान देंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखे बच्चों, हाँ देखे, ध्यान देंगे, हाँ सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर नजर रखें भाई। क्या हम ये बोल सकते हैं ये सल्फेट इस Cl से रिप्लेस हो सकता है? तो यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? CO NH3 5 SO4 और Cl। तुम्हें पता भी है कि SO4 दोनों की तरह काम करता है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट भी है बाइडेंटेट भी है, लेकिन यहां पर ये मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तभी आएगी जब हम मोनोडेंटेट। तो ये तुम्हें पता ही होगा कि सल्फेट ने किसे रिप्लेस कर दिया? Cl को। अब डिफरेंट आयन को रिप्लेस कर दिया तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का केस है। दूसरी बात है, क्या हम आवाज नहीं करो भाई, क्या हम इन दोनों आइसोमर को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा पूछ सकता है, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना होगा बच्चों? 2 4 सॉरी, इसमें चार्ज कितना होगा? -2 +2 चार्ज, यही तो मैंने बोला था उस टाइम। और इसमें चार्ज कितना होगा? 2। क्या अपन बोल सकते हैं दोनों के अंदर चार्ज अलग अलग है? ये दीज आर चार्ज, आयंस नहीं चार्ज, क्योंकि आयंस तो बराबर होंगे। और मैंने ये बात पहले ही बता दी है कि चार्ज के बेस पर ही करते हैं कंडक्टिविटी को, बेस्ट में यही होता है, ना कि आयंस के बेस पर। क्योंकि आयंस में कभी कभी आयंस हमारे पास सेम होते हैं, अपन चार्ज कोई कंडक्टिविटी बराबर थोड़ी ना होती है। तो अपन यहाँ चार्ज 2 है, हालांकि नंबर ऑफ आयंस सेम है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड दीज टू आइसोमर, फर्स्ट एंड सेकंड आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हालांकि जरूरी नहीं कि अपन दोनों अगर आयनाइजेशन आइसोमर हैं, आयनाइजेशन आइसोमर। अच्छा एक बात और है, जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया, -2 +2 सबको ऐड करने, हम नोट्स को एक बार पढ़ो जाके, -2 +2 क्लियर होगा वाला, चार्ज पढ़ा रखा अपन ने, बता रखी लगता है। एक अपन क्वेश्चन है, एक अपन लिए, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, यहां पर 4 ले लिया, आवाज नहीं बेटा, ये ले लिया, और यहां पर भी Cl ले लिया। अब ऐसा नहीं कि आयनाइजेशन आइसोमेरिन, जैसे कभी किसी बच्चे के माइंड में भ्रम बैठ जाए कि आयनाइजेशन आइसोमेरिन का मतलब जिसके आयन बने उसके आयनाइजेशन आइसोमेरिन होगी, नहीं, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिन शो नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये Cl को रिप्लेस करेगा तो Cl ही दिखाई देगा हमें, तो बाहर कोई डिफरेंट आयन थोड़ी ना दिखाई दिया। दिस कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू आयनाइजेशन आइसोमेरिन। नहीं, अब मैंने अभी एक बात बोली, आयन विल बी रिप्लेस बाय आयन ओनली, इसका मतलब बाहर का आयन, यहां पर लिखा हुआ ये काउंटर आयन है तो बाहर का आयन होगा, ये काउंटर आयन तो आयन ही होगा, तो ये दूसरे आयन को रिप्लेस करेगा जो अपन आयन है अंदर, न्यूट्रल को नहीं। अच्छा दूसरी बात, दूसरे आयन को रिप्लेस करना चाहिए, सेम आयन को नहीं, तो आइसोमेरिन शो नहीं होगी। जैसे थर्ड वन एग्जांपल, हाँ ये ले लेते, हाँ
देखा हम, ये तो और डार्क लग रहा है। ये कैसा रहेगा? ये देखें, ठीक है। हाँ भाई ध्यान देंगे। हाँ, क्या पीछे है? यही तो लिखा और कुछ भी नहीं। देखे भाई, मान लिया देखे हम, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिन शो कर सकता है? कर सकता है। क्या बी आर सी एल को रिप्लेस कर देगा? अच्छा, इन दोनों को हम किस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे क्या, या नहीं? इन दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि प्रेसिपिटेट भी दे दिया NO3, दे कैन बी डिफरेंशिएट, दे कैन बी डिफरेंशिएट बाई रिएक्शन भी दे दिया NO3, डिफरेंशिएट बाई रिएक्शन भी दे दिया NO3। चलिए अपन, अच्छा हमें ये भी देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यहां पर हमने बी आर ले लिया, ये भी शो कर देगा। AgNO3 AgCl का व्हाइट पीपीटी, ये AgBr का येलो पीपीटी। हाँ, तो AgNO3 की रिएक्शन से हो गया ना, AgNO3 ने प्रेसिपिटेट अलग अलग दिया तो AgNO3 डिफरेंशिएट हो गया ना। हाँ भाई, आवाज नहीं। हाँ, दीज आर द आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि NO2 को रिप्लेस कर दिया Br ने। सेकेंड वन, दैट इज हमारे पास हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमेरिक, हाइड्रेट आइसोमेरिन देखें भाई, हाइड्रेट आइसोमेरिन क्या होता है? इट इज सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमेरिन। सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमेरिन, बेटा आवाज नहीं। आयनाइजेशन आइसोमेरिन, it is shown by complex in which it is similar to ionization isomerism. It is shown by complex in which, हाँ किसका? नहीं, आइसोमर का कलर, एक मिनट, हम कॉम्प्लेक्स के कलर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आइसोमर का कलर अपन पे सेम नहीं होगा, क्योंकि आइसोमर का कलर जो होता है वो हमारे पास में उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, और ये तो अलग अलग लिगेंड तो रहेंगे ना, तो वो अपन नहीं, कलर्स का बेसिकली कलर वाला जो पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स का कलर, उसके बेस पर डिफरेंशिएट करने का यूज हम नहीं करते, हम उसको करते हैं जो प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट अलग तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया। ये अपन एक बहुत नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है कि हमने दोनों कॉम्प्लेक्स लिए, AgNO3 डाला, प्रेसिपिटेट अलग अलग आ गया। हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमेरिन एंड इट इज शोन बाई कॉम्प्लेक्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल, इन विच water molecules are transferred between coordination sphere and outside it. देखें हम यहां ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स लिया CrCl3.6H2, क्या हम इसके आइसोमर बना सकते हैं? क्या पॉसिबल फॉर्म हो सकता है? CrH2O6, ये वन मोस्ट प्रोबेबल फॉर्म हो सकता है।
अच्छा देख सकते हो, ये यहां पर ध्यान देंगे, क्या ऐसा हो सकता है एक सीएल अंदर चला जाए, एक वाटर बाहर चला जाए? अच्छा, आयनाइजेशन आइसोमर भी बनना जरूरी होता है इसमें, मतलब आयन बनने जरूरी होते हैं। अब जैसे मैंने यहां ले गया 5 सीएल, 2 सीएल, एक वाटर, क्या ये अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज सोलवेटेड आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में सोलवेटेड भी लिख लेना, क्योंकि हाइड्रेट और सोलवेटेड दे देता। सोलवेंट मतलब सॉल्यूशन के अंदर, सोलवेट आइसोमेरिज्म। क्या हम इसका एक आइसोमर और बना सकते हैं बच्चों? CrH2O4 Cl2 Cl.2H2, देख लेना भाई। अच्छा, कई बार ना ये दिखा देते हैं ऐसा, ये इनकरेक्ट है, ये ऐसे दिखा दिया, ये इनकरेक्ट है। वैसे क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये प्रेजेंटेशन इनकरेक्ट है इसका, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि आयन भी तो बनना चाहिए। वो तो मैं लिखा हुआ सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमर, यानी कि इसे बनाने की गलती ना करें। ये अपन ध्यान देंगे, अवॉइड कर दिया मैंने, क्योंकि अपन यहीं तक बनाए, यहीं तक हमारे पास में। और ये कैसे अपन सेपरेट हो सकते हैं? These can be separated by use of AgNO3, because AgNO3 will produce 3 mole of AgCl here, 2 mole of AgCl, 1 mole of AgCl. The amount of precipitate are different in these complex, so they can be differentiated by use of AgNO3. Along with, they can also be differentiated by the electrical conductivity. They can be differentiated by the cryoscopic properties, क्योंकि number of ions अलग अलग है. They can also be differentiated by use of concentrate H2SO4. So can be separated by electrical conductivity, differentiated by number 1 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा ये लिख दिया इसी मैंने, तो तुम लोग लिख लेना। सेकेंड वन बाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट, ऑन रिएक्शन भी दे दिया NO3, ऑन रिएक्शन भी दे दिया NO3। थर्ड वन बाई रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब नहीं, क्या पहला कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन दिखाएगा, दूसरा दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा, तो डिफरेंशिएट तो हो रहा है। और दूसरे तीसरे में भी डिफरेंशिएट ऐसा होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, एक दो करेगा, तो अमाउंट अलग अलग एब्जॉर्ब होगी। तो दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय दीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ क्रायोस्कोपी भी लिख सकते हो, और तो क्रायोस्कोपी भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि नंबर ऑफ आयंस पे जो डिपेंड करती है। आगे बढ़े हम, इसी वाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, आइसोमर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले की ज्यादा होगी, 1 की ज्यादा होगी 2 से। नेक्स्ट वन, थर्ड वन केस लिखेंगे, थर्ड आइसोमेरिन लिखेंगे हम लोग, लिंकेज आइसोमेरिन। लिंकेज आइसोमेरिन, लिंकेज आइसोमेरिन सोन बाई, linkage isomer is shown by the complex आवाज नहीं बेटा, which have एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, which have एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनके उनसे शो होती है, जैसे NO2 माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, साइनाइड, इस तरह के। अपन ये लिगेंड जिसमें होते हैं, ये अपन सारे के सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे
उनसे शो होगी। क्या आ गया? जिन कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड होंगे NOS माइनस, जैसे एग्जांपल देंगे, मान लिया हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, बच्चों हमने पूछा कि कितने तरह के आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो सबको पता होगा कि इसके अंदर एक तो NO2 आ गया, तो इस NO2 के कारण क्या हो सकता है, ये अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं तो हम लोग एक बार N से जोड़ दिए, एक बार O से जोड़ दिए, तो दीज आर टू आइसोमर्स एंड दिस आइसोमेर इज सोन इन नोन एज लिंकेज आइसोमेर। बट वेन एवर, ध्यान देंगे, वेन एवर दिस Br is replaced by Cl या दिस Br is replaced by NO2, then this will be ionization isomer. तो दिस जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, दिस कैन शो नंबर 1 लिंकेज आइसोमेरिन। हालांकि मैंने लिंकेज का था तो लिंकेज का शो कर दी, एंड आयनाइजेशन आइसोमेर। लिंकेज आइसोमेरिन, आयनाइजेशन आइसोमेरिन। क्लियर भैया? क्योंकि ये है ना, ये बताया तो पहले पढ़ो ना, क्योंकि एक बार एन से जुड़ेगा, अरे मैं वर्ड सुने ध्यान से, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, एन कहीं से ONO नहीं आया, अपन NO2 लिंकेज किसके द्वारा शो होती है, जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। तो एक बार तो ये एन से जुड़ गया, एक बार O से जुड़ गया, तो आइसोमर हो गए ना, ये तभी तो है। ये लिगेंड कौन सा है, ये एम्बिडेंटेड, तो इसके कारण ही तो आइसोमेरिन हो रही है, इसलिए अपन लिंकेज लिंकेज का एग्जाम्पल दे दिया। हाँ, फिर एक बात है, उसे पढ़ाया कब था, अभी तो पढ़ाया कि अपन अगर बाहर का आयन अंदर वाले आयन को रिप्लेस करेगा तो अपन पे आयनाइजेशन होगी क्या नहीं होगी। तो इस BrCl को रिप्लेस कर सकता है नहीं NO2 को, तो आयनाइजेशन भी करेगा। वो दिखाई नहीं है हमने नीचे बना करके उसका आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर का बना के नहीं दिखाया, क्योंकि लिंकेज का अपन एग्जाम्पल दिखा रहे थे, तो लिंकेज का दिखा दिया, बाकी आयनाइजेशन भी शो करेगा ये, उसे लिख दिया। अच्छा, इसमें वाटर और होता, मान लिया 2 वाटर होते, तो फिर हाइड्रेशन भी हो जाती है, हाइड्रेट आइसोमर, वो तो अपन हो जाता। नंबर वंबर नहीं पूछता वो, सिर्फ अपन टाइप पूछता है। नंबर अपन एक दो में, एक आध में बताऊंगा, लेकिन मेनली नंबर आते हैं स्टीरियो वालों के, स्टीरियो आइसोमर पे फोकस करेंगे। फोर्थ वाले में देखें, इसमें ये कभी आई नहीं आज तक। अब हम देखें एक और, कोऑर्डिनेशन आइसोमेर, यहां बता देंगे नंबर। अपने डीबीपी में एक आध जगह दिए हुए, बट अपन पे पूछे एग्जाम में तो नहीं जाते, वहां पे डिस्कस कर दूंगा मैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेर, अब एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन कब शो होगी, लिखेंगे हम। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन इज शोन बाय दोज कॉम्प्लेक्स इन विच, बेटा आवाज बंद करें, अपन बातचीत नहीं। कोऑर्डिनेशन, अरे नंबर लिख दिया मैंने यार, देखें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन इज शोन बाय दोज कॉम्प्लेक्स इन विच कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यान से सुने एक बार, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ बिकम ए काउंटर है, बिकम ए केटाइनिक एंड एनाइनिक स्पेसीज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ बिकम ए केटाइनिक एंड एनाइनिक स्पेसीज एंड ligands or metal are exchanged between coordination spheres.
कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। जरा एक बार अपन रीड कर लीजिए, अपन को डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरी उन कॉम्प्लेक्स में शो होती है जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ बिकम ए केटायनिक और एनायनिक स्पेसीज, यानी कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपने आप में खुद केटायनिक और एनायनिक स्पेसीज हो तो उन कॉम्प्लेक्स में शो होगी। दूसरी बात ये कह रहा है लिगेंड्स और मेटल और एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, यानी कि लिगेंड या मेटल का एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा। हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एक अपन कॉम्प्लेक्स लिए बच्चों, देखें आवाज नहीं करेंगे, एक बार तुम लिख लीजिए, एक बार बना के भी दिखा देते हैं इसके। इसके बना के भी दिखा देते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट वाले अपन पेज पे बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना। पहली बात तो कैसे बनाए जाते हैं वो देखें। एक आइसोमर तो ये हो जाएगा, एक CN इधर आ जाए, एक अमोनिया इधर आ जाए, दोनों कॉपर ही था, कोबाल्ट ही था ना। हाँ ठीक है, हाँ भाई ले जाओ। एक बन गया, दूसरा स्टार्ट करें। कितना हो जाएगा हमारे पास? अमोनिया इधर, यहां कितना होगा? नहीं इधर हमने एक CN इधर ले गए 4। ठीक है, एक बार बनाते रहे। मुझे लगता है यहां पर बराबर बराबर होगा, तो एक ही होगा ये तो। ये हो जाएगा, एक ही बात है, अपन डबल हो जाएगा प्रकार से। और क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इधर ले जाएं तो कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, शायद नहीं बनेगा। तो लास्ट वाला जो केस है ना, उसमें थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है बच्चे को, और ये समझने की जरूरत है कितने आइसोमर हो गए। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, थोड़ा नजर रखिएगा। अगर कुछ और नहीं देखना, कोऑर्डिनेशन देखना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की ये डेफिनेशन नहीं कि 2 ब्रैकेट देखे और टिक कर दिया, ये भी गड़बड़ है। कई बार बच्चे इसी से याद रखते कि 2 ब्रैकेट है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक तो होगी। एक्चुअली इसमें एक चीज और देखे, डेफिनेशन में लिखा है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हाँ इसमें डेफिनेट है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक में 2 कोऑर्डिनेट स्पेयर होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स तो इसमें है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए, केटायनिक एनायनिक। अब एक काम करते हैं, क्या सबको पता है कोबाल्ट +3 में ज्यादा स्टेबल होता है? तो क्या मैं बोलूं कि इस पे -3 आएगा और इस पे +3? ये देखना जरूरी है, जब तक ये चार्ज नहीं होगा तब तक नहीं माने जाएंगे। अगले में आते हैं, क्या मैं बोलूं कि यहां पर -2 लगाना पड़ेगा और यहां पे +2? अब ये मत पूछना है -2 +2 क्यों लाए, कोबाल्ट +3 में लाने के लिए। यहां -1 लगाना पड़ेगा और यहां +1, और यहां चार्ज कितना आ जाएगा? इट इज नॉट द आइसोमर। देयर आर 3 आइसोमर्स, इसका मतलब इसके 3 आइसोमर हैं। ठीक है, अब मैं, ये टाइम नहीं है कि अपन मैं बनाता रहूंगा, खुद जाके बनाएं और मैं नंबर्स लिख रहा हूं, उन्हें वेरीफाई करें। 2 आइसोमर, तीसरा। अब देखो यहां पर एक बात और ध्यान देनी है, ऊपर वाले जैसा ही है, ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन अंतर है। ऊपर वाले में देखे ध्यान देंगे,
ऊपर वाले में और इस वाले में आंसर देगा, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? क्रोमियम आ गया तो 6 बन जाएंगे 3 की जगह, 6 बन गए 3 की जगह, वहां 3 थे यहाँ 6 हो गए, खुद बनाए अपने आप। मुझे नहीं लगता है कोई डिस्कशन करने की जरूरत है, खुद बनाएंगे अपना ऐसे ही कर करके, क्योंकि मेटल भी तो चेंज होगी फिर बाद में। बिल्कुल 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 अपने आप हो जाएगा, फिर बाद में 3 और बन जाएंगे, पहले 3 बने फिर 3 मेटल से अपन दूसरी मेटल के साथ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि खुद बना लेंगे आइसोमर्स, अपन तरीका बता दिया है तो हर एक को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा हो, बाइडेंट है, अलग अलग है, 4 बनेंगे शायद, चेक कर लेना, घर जाके चेक कर लेना तुम, अलग मेटल लेके। ठीक है 4 बनेंगे, चेक कर लेना बाकी। मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा बच्चों को टाइम लगना चाहिए, अब कर लेंगे, अब हो जाएगा, मैंने काफी सारे बना भी दिए, मुझे लग रहा कि हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 5th नंबर के आइसोमरी, आईयूपीएसी तो बता दिए ना पहली, ऑलरेडी डिस्कस है, वो अलग से बोल लेना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर हो जाएगा। जैसे इसे +3 इस पे -3, तो इस पे नाम आ जाएगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनिडो क्रोमेट 3, माइनस आएगा इस पे प्लस। नेक्स्ट वन, यार ये क्या है, कहां पर है हम लोग, 18 पे ही है ना? अरे बीच में पेज रह जाएगा फिर, चलो देखें। हाँ लिगेंड आइसोमर, लास्ट वन देखें हम, लिगेंड आइसोमेरिन लिखें फटाफट, लिगेंड आइसोमेरिन इज सोन, हाँ 5th नंबर ऐसा है। अब ये सारे स्ट्रक्चरल के हैं। लिगेंड आइसोमेरिन is shown by the complex in which ligand itself has isomer। हाँ भाई ध्यान देंगे, ligand isomery is shown by the complex in which ligand itself has isomery, यानी खुद में ligand में isomery हो, और वो ligand अगर कॉम्प्लेक्स में यूज होगा तो वो कॉम्प्लेक्स अपन ligand isomery शो करेगा। ध्यान दें, ligand itself has isomery, जैसे आवाज नहीं बेटा, बातचीत बंद करें। तुमने एक लिगेंड पढ़ा होगा जिसका नाम था पीएन, क्या अपन बोल सकते हैं, प्रोपेन 1,2 डायमीन, प्रोपाइलिन डायमीन या प्रोपेन 1,2 डायमीन के इस लिगेंड में खुद में अपन पे पोजीशन आइसोमेरिन में तुम देख सकते हो, ये अपन पोजीशन आइसोमेरिन को शो करेगा। क्या मैं बोलूं कि ये नाम हो जाएगा अपन पे टीएन, ट्राइमिथाइलिन डायमीन? क्या मैं बोल सकता हूं दोनों पोजीशन आइसोमेरिन शो कर रहे हैं जब लिगेंड में खुद में ही आइसोमेरिन में, और जब ये लिगेंड अगर किसी कॉम्प्लेक्स में यूज हो गया तो वो अपन पे जो अपन वो कॉम्प्लेक्स जो शो करेगा वो लिगेंड आइसोमेरिन। जैसे ये मान लिया पीएन यूज कर दिया, ये आ गया, तो पीएन में क्या होती है, खुद में अपन पे कौन सी आइसोमेरिन होती है, लिगेंड, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो लिगेंड आइसोमेरिन को शो करेगा। लिगेंड आइसोमेरिन को शो करेगा। अगली क्लास में मैं स्टीरियो कराऊंगा, स्टीरियो अपन ऑलमोस्ट हो जाएगी, उसके अगली क्लास में अपन कंप्लीट करके और अब मेटलर्जी शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।